नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी सुबह सवेरे में और मैं हूं आपके साथ कृतिका। सीधे रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। लखनऊ से आंगनवाड़ी वर्कर्स को सौगात देते हुए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। करीब 11:30 बजे लोक भवन ऑडिटोरियम में यह पूरा कार्यक्रम आज रखा गया है। इस कार्यक्रम के दौरान स्मार्टफोन ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस बांटते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। प्रदेश भर के आंगनबाड़ी वर्कर्स को इससे सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। 1,23,000 आंगनबाड़ी वर्कर्स को इसका लाभ मिलेगा। तो इसकी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। स्मार्टफोन्स आज बांटते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं लखनऊ से। सुबह करीब 11:30 बजे लोक भवन ऑडिटोरियम में यह पूरा कार्यक्रम रखा गया है और स्मार्टफोन के साथ ही ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस भी बांटते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं लखनऊ से, जहां आंगनबाड़ी वर्कर्स को सौगात देते हुए आज मुख्यमंत्री नजर आएंगे। और 11:30 बजे ये पूरा कार्यक्रम है। इस दौरान खास बात यह है कि स्मार्टफोन बांटेंगे और साथ ही ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस, जिससे कि जो बच्चे हैं आंगनबाड़ी में उनकी ग्रोथ किस तरीके से हो रही है, कितनी ग्रोथ हो रही है, उसको मापने का जो डिवाइस है उसको बांटते हुए नजर आएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तमाम सौगात देते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ सौगात है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ सौगात वो देने वाले हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे और साथ ही आपको बता दें कि ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस भी बांटते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। नवजात बच्चों की वृद्धि मापने में इस डिवाइस से कहीं ना कहीं साफ तौर पर मदद मिलेगी कि जो बच्चे पैदा हुए हैं उनकी ग्रोथ किस तरीके से हो रही है, कितनी ग्रोथ हो रही है, क्या ग्रोथ उनकी सही हो रही है या ग्रोथ कम है। ये तमाम चीजें इस डिवाइस के जरिए आप माप सकते हैं। तो ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस बांटेंगे और साथ ही स्मार्टफोन सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स को बांटते हुए आज मुख्यमंत्री नजर आएंगे। सुबह 11:30 बजे का ये पूरा कार्यक्रम है। लोक भवन ऑडिटोरियम में ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है और इससे कहीं ना कहीं सीधे तौर पर 1,23,000 आंगनवाड़ी वर्कर्स को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। और चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए सीधे रुक करते इस वक्त लखनऊ का, जहां हमारे संवाददाता नीलेश चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। नीलेश, क्या कुछ अपडेट्स और जानकारी आपके पास है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के? सुबह 11:30 बजे कार्यक्रम में क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को आज दो बड़ी और अहम सौगात देंगे। पहले सौगात की अगर बात की जाए तो आंगनबाड़ी की 23,000 कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन उत्तर प्रदेश सरकार मुहैया कराएगी। उसके अलावा बात करें इन्फोमीटर की तो 5 लाख इन्फोमीटर भी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मुहैया कराए जाएंगे। जो उत्तर प्रदेश के नवजात शिशु हैं जिनके लंबाई और उनके वजन को इन्फोमीटर से मापा जा सकेगा। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनकी उम्र के अनुसार वो उनकी लंबाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, उनके अनुसार उनका वजन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उसको विशेष तौर पर मापने के लिए जो डिवाइस तैयार की गई है इन्फोमीटर, वो जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मुहैया कराया जाएगा। उसके अलावा हमने कोरोना काल में देखा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी डेटा कलेक्शन के लिए लगाया गया था, जिसमें उन्होंने रजिस्टर तमाम मेंटेन किए थे। अब उनको रजिस्टर मेंटेन ना करना पड़े और सीधा जो ब्यौरा है वो उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंचाया जाए। इसके तहत उनको स्मार्ट मीटर मुहैया कराए जा रहे हैं। करीब 11:30 बजे लोक भवन के ऑडिटोरियम में बड़े कार्यक्रम होंगे जो कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सौगात देने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। जब आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के पास स्मार्टफोन होगा तो कहीं ना कहीं वो भी स्मार्ट तरीके से अपना काम कर पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कह रही है कि कोई भी विभाग हो वो स्मार्ट तरीके से अगर काम करेगा तो उत्तर प्रदेश का विकास होगा और उनका भी विकास होगा। तो ऐसे में विभागों को विकसित करने के लिए और लोगों को स्मार्ट काम करने का जो तरीका है वो सिखाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार आज जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं उनको स्मार्टफोन वितरित करेंगे और स्मार्टफोन वितरित करने के बाद तमाम जो जिम्मेदारियां हैं वो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को दी जाएंगी। उसके अलावा अगर हम बात करें इन्फोमीटर की तो इन्फोमीटर बच्चों के वजन और लंबाई को मापने की मशीन होती है, डिवाइस होती है जो समय समय पर बच्चों का वजन कितना बढ़ रहा है, वजन कितना कम पड़ रहा है, उसके अलावा जो उनकी लंबाई है वो कितना बढ़ रही है, उन तमाम चीज़ों
बच्चों पर इन्फोमीटर काम करता है। तो ऐसे में 5 लाख इन्फोमीटर भी उत्तर प्रदेश के नवजात शिशुओं के लिए आज वितरित किए जाएंगे, जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक बड़ी सौगात कही जा रही है। आज का जो पूरा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अलावा और कौन कौन मौजूद रहेंगे? देखिए, अगर बच्चों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, बाल विकास से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, तो जाहिर सी बात है बाल विकास मंत्री स्वाति सिंह भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। उसके अलावा विभागीय सचिव मौजूद रहेंगे। उसके अलावा प्रदेश भर से आई हुई जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं वो लोग भवन पहुंचेंगी, जिनको उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ उनको स्मार्टफोन की सौगात देंगे। उसके अलावा इन्फोमीटर भी उनको सौंपे जाएंगे, जो 5 लाख की संख्या में है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश को आगे विकसित करने के लिए, उत्तर प्रदेश के बच्चों में कोई बीमारी ना हो, उसको दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो प्रयासरत हैं कि कैसे हम बच्चों के उज्जवल भविष्य को बेहतर बना सकें। तो उसी के लिए ये इन्फोमीटर की सौगात दी जा रही है, ताकि जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चे हैं उनका समय पर माप किया जा सके, उनकी लंबाई कितनी है बिल्कुल नीरज, कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ कितनी हो रही है और क्या कुछ खान पान उनको देना चाहिए जिससे कि उनकी ग्रोथ अच्छी बनी रहे, इस पर कहीं ना कहीं इसको लेकर के ये डिवाइस बांटे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लगातार बने रहिए और आगे भी हमें जानकारी देते रहिएगा। तो इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं लखनऊ से, जहां योगी सरकार के नए मंत्रियों को तमाम विभाग अब मिल चुके हैं और सीएम योगी ने नए मंत्रियों को विभागों का आवंटन भी कर दिया है। सीएम योगी ने विभाग बंटवारे के बाद सभी मंत्रियों को बधाई भी दी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने नए योद्धाओं को विभागों का बंटवारा कर दिया है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभागों के बंटवारे के बाद में सभी नए मंत्रियों को बधाई भी दी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागों का बंटवारा नए योद्धाओं यानी कि जिन 7 नए मंत्रियों ने शपथ ली उन सभी 7 मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। आपको बता दें कि इन 7 नए मंत्रियों में 1 कैबिनेट मंत्री और 6 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया है। विभागों के बंटवारे में जितेंद्र प्रसाद को तकनीकी शिक्षा विभाग दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि संगीता बिंद को सहकारिता विभाग दिया गया है। इसके अलावा धर्मवीर प्रजापति को औद्योगिक विकास का विभाग यानी कि औद्योगिक विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। इसके अलावा बात करें पलटूराम की तो होमगार्ड विभाग उनको दिया गया है पलटूराम को। वहीं जो अगले मंत्री हैं वो हैं दिनेश खटीक, जिनको जल शक्ति विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। वहीं बात करेगा छत्रपाल गंगवार की तो उन्हें राजस्व विभाग सौंपा गया है, राजस्व विभाग की जिम्मेदारी उनके पास है। वहीं संजीव कुमार को समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये पूरे विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कल किया गया और बंटवारे के बाद में शुभकामनाएं भी मुख्यमंत्री ने उन्हें दी हैं। तो आपको बता दें कि 7 मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है और साथ ही उन्हें शुभकामनाएं दी गई हैं उनके कामकाज के लिए कि वो आगे चल के अब और अच्छे से काम करें। हालांकि समय अब सिर्फ कुछ महीनों का ही समय इन 7 मंत्रियों के पास रहा है अपने आप को प्रूफ करने का। चुनौतियां कई सारी हैं उनके पास में, लेकिन वाकई देखना होगा कि किस तरीके से इन सभी चुनौतियों को पार करते हुए ये 7 मंत्री नजर आते हैं। तो योगी सरकार के नए मंत्री इस वक्त तैयार हैं अपने कामकाज को लेकर के। विभागों का बंटवारा 7 मंत्रियों को कर दिया गया है। अब बंटवारे के बाद में मुख्यमंत्री ने सभी को बधाई भी दी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लखनऊ से, योगी सरकार के नए मंत्रियों को विभाग को बंटवारा कल कर दिया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने बधाई भी दी है उनके कामकाज को लेकर। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से विभाग को बंटवारा किया गया है, अगर जितेंद्र प्रसाद की बात की जाए जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया, जितेंद्र प्रसाद को तकनीकी शिक्षा विभाग सौंपा गया है। वहीं अगर बात करें संगीता बिंद की तो उन्हें सहकारिता विभाग दिया गया। धर्मवीर प्रजापति को औद्योगिक विकास का विभाग दिया गया है। इसके अलावा पलटूराम को होमगार्ड विभाग, दिनेश खटीक को जल शक्ति विभाग और साथ ही छत्रपाल गंगवार को राजस्व विभाग, संजीव कुमार को समाज कल्याण विभाग दिया गया है।
और इसी बीच चलिए सीधे रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का प्रयागराज से, जहां पर आपको बता दें कि आज से आनंद गिरी की रिमांड शुरू हो रही है। आद्या तिवारी, संदीप तिवारी की भी रिमांड आज से शुरू हो रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आज सुबह 9 बजे से लेकर के 4 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक सीबीआई रिमांड में रहेंगे तीनों आरोपी। और इस दौरान सीबीआई जो है उनसे तमाम पूछताछ करेगी और इस पूछताछ में कई खुलासे होने की संभावनाएं जरूर नजर आ रही हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि सीबीआई की टीम तीनों आरोपियों से अब पूछताछ करेगी। आज सुबह 9 बजे से लेकर के 4 अक्टूबर शाम 6 बजे तक रिमांड पर हैं ये तीनों आरोपी। सीबीआई इस दौरान इनसे तमाम पूछताछ करेगी। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए चलिए सीधे रुक करेंगे इस वक्त प्रयागराज का, जहां पर हमारे संवाददाता आलोक मालवीय इस वक्त जुड़ गए हैं। आलोक, आज से सीबीआई रिमांड शुरू हो रही है। तीनों आरोपियों से पूछताछ करती हुई सीबीआई नजर आएगी और संभावना है कि इस पूछताछ में कई खुलासे हो सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सीबीआई ने की रिमांड मांगी थी, महंत नरेंद्र गिरी के जो आरोपी बनाए गए हैं उनके शिष्य आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी को इनकी रिमांड 10 दिनों की मांगी थी, लेकिन सीजेएम कोर्ट ने इनको सिर्फ 7 दिन की अनुमति दी है। इसके तहत आज सीबीआई की टीम पहुंचेगी नैनी सेंट्रल जेल। 9 बजे का समय रखा गया है। 9 बजे सेंट्रल जेल पहुंचने के साथ ही आनंद गिरी को और आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को वहां से निकाल कर लेकर पुलिस लाइन लाया जाएगा और वहां 7 दिनों तक लगातार पूछताछ जारी रहेगी। इसमें नए नए खुलासे हो सकते हैं, चूंकि इससे पहले सीजेएम कोर्ट ने एक आदेश और पारित किया था कि जो चारों लोगों के मोबाइल जब्त किए गए हैं, सीज किए गए हैं, उसे भी एक राजपत्रित अधिकारी और एक और गवाह के साथ 2 गवाहों के बीच में खोलकर उसकी डिटेल पूरी निकाली जाए। उसमें क्या क्या फोटो है, व्हाट्सएप चैटिंग है, सारी चीजें निकालकर उसको चेक किया जाए, तो उससे भी अहम खुलासे हो सकते हैं। इन सब चीजों को लेकर सीबीआई ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। फिलहाल इस समय मठ के अंदर सीबीआई नहीं है और अभी वो जाएगी जेल में और जेल से लेकर इनको आएगी पुलिस लाइन और उसके बाद इनसे पूछताछ होगी। इससे पहले तीनों आरोपियों का टेस्ट कराया जाएगा, मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल कराए जाने के बाद सीबीआई के हवाले इनको किया जाएगा। जी आलोक, मैं जानना चाहूंगी कि आखिर सीबीआई के ऐसे कौन से अहम सवाल हैं जो इन आरोपियों से पूछताछ के जरिए पूछे जाएंगे और उनके जवाब मांगे जाएंगे? देखिए, सीबीआई तीनों को अलग अलग पूछताछ करेगी, इनसे अलग अलग डिटेल निकलवाएगी। जिस तरह से अदावत चल रही थी गुरु चेले में, उसको निकालेगी और इसके साथ ही आद्या प्रसाद तिवारी से भी पूछताछ करेगी। संदीप तिवारी का भी रोल कुछ अहम आ रहा है, उसको लेकर भी सीबीआई उनसे पूछताछ कर सकती है। अलग अलग तीनों से पूछताछ करने के बाद तीनों को एक साथ बैठाकर उससे क्रॉस चेक किया जाएगा। क्रॉस चेक किए जाने के बाद मोबाइल से अहम डिटेल निकलकर सामने आएगी। इसके साथ ही महंत की मौत के बाद उनका कमरा खोला गया था, उसमें उनका अनंता, अंगूठी, माला, रुद्राक्ष, ये सब चीजें ली गई है। इससे भी अहम जानकारियां सीबीआई को मिल सकती हैं। इन सब चीजों को लेकर सीबीआई काफी सेंसिटिव है और इनको लेकर बिंदुवार जांच कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक तमाम जानकारी देने के लिए। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच कर रही सीबीआई ने अब जांच की आंच काफी तेज कर दी है। 3 दिन तक मठ में पड़ताल के बाद जांच एजेंसी ने आज से तीनों मुख्य आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है और प्रयागराज के नैनी जेल में बंद आरोपियों की 7 दिन की रिमांड आज दोपहर सीजेएम कोर्ट से मंजूर हुई, जिसके बाद तीनों आरोपियों से सख्त पूछताछ अब की जाएगी। संपत्ति से मंदिर विवाद तक सभी सवालों की लंबी फहरिस्त सीबीआई टीम ने तैयार की। इससे पहले मठ में मौजूद लोगों से भी सवाल जवाब सीबीआई की तरफ से किया गया और वहीं मठ से कई सबूतों को जांच के लिए भी एजेंसी ने उठाया है, लेकिन अभी तक की जांच पड़ताल के बावजूद 10 का 10 पूरा मामला है। महंत सुसाइड केस में आखिर गुनहगार कौन है, इसका सवाल लगातार बना हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। ब्रह्मलीन महंत की मौत की सच्चाई सामने लाने की बड़ी चुनौती सीबीआई के सामने है। ऐसे में जांच एजेंसी बागंभरी मठ से लेकर हरिद्वार तक उस हर जगह से सबूत तलाश रही है जहां से नरेंद्र गिरी का वास्ता था। 3 दिन तक सीबीआई की स्पेशल टीम ने मठ के कोने कोने की तलाशी ली है। साथ ही सबूत के लिए मौके से फिंगरप्रिंट और दूसरे सबूतों को भी उठाया गया है। इसके अलावा जांच एजेंसी ने मठ में मौजूद लोगों से भी सवाल जवाब किया। बताया जा रहा है कि सुसाइड नोट में मठ का उत्तराधिकारी बनाए गए महंत बलवीर गिरी से पूछताछ की गई है। लेटे हनुमान मंदिर की व्यवस्था देख रहे अमर गिरी से भी सवाल जवाब किया गया है।
सेवादार बबलू, सुमित और धनंजय समेत मठ में काम करने वाले कुल 13 सेवादारों से पूछताछ की गई है। इसके अलावा सीबीआई ने कमरे का ताला खुलवाकर महंत के कमरे की एक एक चीज और कागजों की पड़ताल की है। महंत की कुछ डायरियों और कागजातों को कब्जे में भी सीबीआई ने लिया है। इन डायरियों में कुछ लोगों से लेन देन का ब्यौरा मिलने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही सीबीआई टीम के साथ आई फॉरेंसिक टीम ने भी कमरों में फिंगरप्रिंट और दूसरे निशान का सैंपल भी इकट्ठा किया है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि महंत की मौत वाले दिन कौन कौन कमरे में आया था। संत के अंत का राज खोलेगा मोबाइल। सीजेएम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि महंत नरेंद्र गिरी, आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी के सीज किए गए मोबाइल को 2 लोगों के सामने खोला जाए, जिसमें एक राजपत्रित अधिकारी भी शामिल रहे। मोबाइल कई राज खोल सकता है, जिसको लेकर सीबीआई ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इसके साथ ही सीबीआई ने नैनी जेल में बंद 3 मुख्य आरोपी आनंद गिरी, आद्या तिवारी और उसके बेटे संदीप तिवारी को भी 7 दिन के रिमांड पर लिया है। बताया जा रहा है कि पहले तीनों से अलग अलग पूछताछ हो रही है। संपत्ति विवाद से लेकर मंदिर के चंदे पर हुए बवाल को लेकर तीनों से सवाल किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी नंबर 1 आनंद गिरी से पूछा गया है कि संपत्ति को लेकर महंत और उसके बीच क्यों विवाद हुआ था। विवाद में पेट्रोल पंप वाला एंगल क्या था? जब सुलह हो गई थी तो क्या वो फिर महंत से मिला था? मौत से पहले क्या महंत से बातचीत की थी? कथित सीडी और ब्लैकमेल वाली बात महंत ने क्यों लिखी? मंदिर में चंदे को लेकर विवाद की वजह क्या थी? क्या आद्या तिवारी और संदीप चंदे में गड़बड़झाला कर रहे थे? जिन बिल्डरों से महंत ने बात की, क्या उन्हें जानते थे? महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में उनके चेले आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी को सीबीआई कस्टडी में भेजा गया है। 7 दिनों के लिए उनको रिमांड मंजूर की गई है। इस रिमांड में वह पुलिस सुरक्षा में रहेंगे और इस दौरान सीबीआई उनसे कई राज खुलवा सकती है। बागंभरी मठ से लेकर हरिद्वार तक जांच की आंच तेज हो रही है। हर संदिग्ध सीबीआई के रडार पर है। ऐसे में संत समाज को उम्मीद है कि जल्द महंत के असली गुनहगार के चेहरे से नकाब हटेगा। सबको पूछा जा रहा है, इंक्वायरी हो रही है। अभी 1-2 दिन के बाद ही अगले विषय पे चर्चा हो सकती है। अभी सभी लोग जितने भी हमें अभी सभी लोग जो है सीबीआई टीम आई हुई है, जांच हो रही है, सबसे पूछा जा रहा है क्या हुआ है, आत्महत्या जो है क्यों हुई है, ये बातें हो रही है। अभी ये 1-2 दिन के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हाँ हम सभी पूछताछ सबसे हुई, सबसे बातचीत हो रही है। देखिए सीबीआई की जांच से पूरी दुनिया, पूरा भारत जो है अंतिम सीबीआई जांच होती है। सीबीआई जांच में सभी लोग संतुष्ट होते हैं, उसमें कोई संदेह वाली बात ही नहीं और सीबीआई के आगे कोई जांच होती नहीं है। असली गुनहगार तक पहुंचने के लिए सीबीआई खूब हाथ पांव मार रही है, लेकिन धोखे और फरेब में लिपटी महंत की मौत की गुत्थी को सुलझाना जांच एजेंसियों के लिए इतना आसान नहीं है। यही वजह है कि हर परत को उधेड़ा जा रहा है। दफन हो चुके सबूतों को भी निकाला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। महंत की मौत की सीबीआई जांच के बीच उनकी वसीयत भी सामने आई है। वसीयत को उन्होंने 3 बार बदला है और पहले बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाया गया था और फिर आनंद गिरी को उत्तराधिकारी घोषित किया गया और इसके बाद फिर बलबीर गिरी को मठ की जिम्मेदारी सौंप दी गई। बार बार वसीयत बदलने के पीछे क्या वजह थी, सीबीआई इसकी भी अब पड़ताल कर रही है। तो 3 बार वसीयत बदली गई है। महंत नरेंद्र गिरी की वसीयत 7 पेज की है और 7 जनवरी 2010 को वसीयत दी गई थी। बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाया गया था। उसमें 29 अगस्त 2011 को फिर वसीयत बनाई गई। आनंद गिरी को उसमें उत्तराधिकारी बनाया गया और उसके बाद में फिर 2 जून 2020 को दोबारा से वसीयत बनाई गई और फिर बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाया गया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज आईएएस परीक्षा में ऑल इंडिया में 136वीं रैंक हासिल करने वाली अंशुक वर्मा को डीएम संजय खत्री ने सम्मानित किया है। अंशुक ने बिना किसी कोचिंग के अपने दूसरे अटेम्प्ट में ही यह सफलता पाई है। अंशुका का कहना है कि अगर लक्ष्य को प्राप्त करना है तो मेहनत के साथ अपने ऊपर भरोसा करना होगा। अंशुका ने आईएएस टॉपरों के वीडियो को देखा, सुना और अपनी काबिलियत के बल पर यह मुकाम हासिल किया है। अंशुका 16 घंटे की तैयारी प्रतिदिन करती थी। अंशुका ने आईएएस क्वालिफाई करके युवाओं को एक नई प्रेरणा दी है।
पहला या दूसरा अटेम्प्ट मैटर नहीं करता, कंसिस्टेंसी मैटर करती है प्रिपरेशन में। तो कई लोगों को पहले अटेम्प्ट में भी सफलता मिल जाती है क्योंकि वो लगे रहते हैं और उनको सही स्ट्रैटेजी क्रैक कर लेते हैं एग्ज़ाम को क्लियर करने की। तो आई थिंक हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी की एलिमेंट्स हैं इस एग्ज़ाम के जो अल्टीमेटली पे ऑफ करते हैं। तो ये मेरा मानना है। मैं उनसे यही कहूँगी कि अपनी इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी बनाएं क्योंकि हर इंसान की वीकनेस और स्ट्रेंथ अलग है। तो एनालाइज करें, टेस्ट दें, रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें एंड अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के हिसाब से अपनी इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी बनाएं। और फिर वहीं गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 2 बदमाश, एक कांस्टेबल घायल हो गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तीनों घायलों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। मुरादनगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां ये मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 2 बदमाश और एक कांस्टेबल घायल है। फिलहाल तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इसकी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। थाना बिसरक में अभी एक मुठभेड़ हुई है। मुखबिर के थ्रू हमारे पास सूचना थी कि एक चोरी और लूट करने वाला गैंग जो कि टेम्पो और की चोरी और लूट करता है वो आज तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई है और इसमें तीनों घायलों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। और इसके अलावा ग्रेटर नोएडा से भी बड़ी जानकारी मिल रही है कि जहां पुलिस और बदमाशों के बीच एक और मुठभेड़ हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे ग्रेटर नोएडा में भी ये मुठभेड़ सामने आई और इस मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को गोली लगी है। घायल बदमाश को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस को चकमा देकर 3 बदमाश वहां से फरार हो गए हैं। फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस इस वक्त जुटी हुई है। पकड़े गए बदमाश पर करीब 12 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो आपको बता दें कि पकड़े गए बदमाश पर करीब 12 मुकदमे दर्ज हैं जिसे गिरफ्तार किया गया है। और वहीं अब बात करेंगे आगरा की, जहां पर 13 मरीजों में डेंगू के D2 स्ट्रेन मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के लोगों से डेंगू को लेकर एहतियात बरतने की भी अपील कर रहा है। दरअसल इलाके में डेंगू और वायरल फीवर से दहशत का माहौल है और मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। ये तस्वीरें आगरा की हैं, जहां डेंगू के नए स्ट्रेन मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। दरअसल यूपी के कई जिलों में वायरल फीवर और डेंगू ने कहर ढाया है। आगरा में डेंगू के 25 मरीजों के सैंपल KGMC लखनऊ भेजे गए थे, जहां रिपोर्ट में 13 मरीजों में D2 स्ट्रेन मिला है, जिसमें 12 मरीज आगरा के हैं और एक एटा की निधोली कला का बताया गया है। काफी समय से हमारा ये प्रयास था कि हम एक्चुअली जाने के इस समय हमारे आगरा में कौन सा ऐसा सीरोटाइप है जो इस समय ये स्थिति पैदा कर रहा है। तो एक्चुअली डेंगू के 4 सीरोटाइप होते हैं, DEN 1, DEN 2, DEN 3 एंड DEN 4। तो इन्हीं में से पता करने के लिए आखिर कौन सा इनमें से सीरोटाइप प्रिवेलेंट है, इसके लिए हमने 24 तारीख को लगभग 25 सैंपल हमने KGMC भेजे थे सीरोटाइपिंग के लिए। तो कल हमें रात में इसकी सीरोटाइपिंग के रिजल्ट्स मिल गए हैं और उसमें बड़ा चौंकाने वाली चीजें सामने आई हैं कि 25 में से 13 सैंपल्स में हमें DEN 2 मिला है। और ये जो DEN 2 होता है ये जितने भी चारों सीरोटाइप है उसमें सबसे खतरनाक सीरोटाइप होता है। आगरा में डेंगू की बात करें तो डेंगू की मरीजों की संख्या 30 पहुंच गई है, जिनका 15 मेडिसिन विभाग और 15 पीडियाट्रिक विभाग में इलाज चल रहा है, जिसमें आगरा के 11 मरीज हैं। वहीं नए स्ट्रेन से लोगों में दहशत का माहौल है। डेंगू के 4 स्ट्रेन में सबसे खतरनाक बीमारी को गंभीर बनाता है। D2 स्ट्रेन इंटरनल ब्लीडिंग के वक्त ज्यादा खतरनाक है। प्लेटलेट्स की काउंट कम होने लगती है। कमजोरी की वजह से रोगी के कई अंग काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से रोगी की मौत हो सकती है। बहरहाल बहुत जरूरी है कि कहीं भी पानी जमा न होने दिया जाए, आसपास साफ सफाई रखी जाए ताकि मच्छर इकट्ठे न हो सकें। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए आगरा से कृष्णा त्यागी की रिपोर्ट।
और इसी के साथ फिलहाल यूपी सुबह सवेरे में मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए News 1 इंडिया।